So next topic is dynamic lift. So we are going to study dynamic lift as per NCERT. बिकॉज डायनेमिक लिफ्ट आपका एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट अगर हम NCERT के हिसाब से चलेंगे तो एक बहुत ही छोटा टॉपिक उसमें डिस्कस किया गया है, तो हम बेसिस NCERT इसको डिफाइन करेंगे. तो डायनेमिक लिफ्ट पढ़ने से पहले आई थिंक जैसे कि अगर मैं फ्लूइड फ्लो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो सबसे पहला मेरा फ्लूइड फ्लो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लो. ये जो आपका डायनेमिक लिफ्ट है वो हमेशा एक्सटर्नल फ्लो में आता है. इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक पाइप के अंदर फ्लो करा रहे हैं, सपोज दिस इज योर पाइप, एक डक्ट है, इसके अंदर एक इन हो रहा है और ये आपका आउट हुआ, तो यहाँ पर एक बाउंड्री है इसकी. विद इन पाइप क्या है? एक बाउंड्री के अंदर फ्लो चल रहा है, बाहर क्या हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं था. सो इस टाइप का फ्लो हुआ मेरा इंटरनल फ्लो. अब अगर मैं एक कार की बात करता हूँ, ये इसको कार समझ लीजिए. अगर मैं एक कार की बात करता हूँ तो उस कार में आपका क्या हो रहा है? जब कार मेरी चल रही है तो एयर इसकी सरफेस से टच होकर ऐसे निकल रही है, और होती है कि नहीं होती है? इस टाइप से एयर मेरी टच होके निकल जाती है और ऐसे स्ट्रीमलाइन बन के फ्लो मेरा एग्जिट हो जाता है. तो ये क्या है? कार की एक्सटर्नल सरफेस है, अंदर तो नहीं जा रही है हवा. तो यहाँ पर क्या है? हम एक एक्सटर्नल फ्लो की स्टडी करते हैं. सिमिलरली अगर मैं एयरप्लेन के विंग की बात करता हूँ, उसका जो क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे एरोप्लेन का, उसके ऊपर की सरफेस पे फ्लो जाता है, बिकॉज वो एक सॉलिड बॉडी है, अंदर तो फ्लो जाएगा नहीं. सो इस टाइप की स्टडी को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लो. और आपका जो डायनेमिक लिफ्ट है वो इन एक्सटर्नल फ्लो में ही आपका सिग्निफिकेंट होता है और उसका कोई एप्लीकेशन है. तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं आगे चल के. अभी मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ सारे कितने हैं. फिर आया आपका कंप्रेसिबल वर्सेस इनकंप्रेसिबल. यह आपने पहले ही पढ़ रखा है. इसमें वेरिएबल डेंसिटी होती है, इसमें कांस्टेंट डेंसिटी रहती है. इनकंप्रेसिबल का एग्जांपल है जितने भी आपके लिक्विड्स हैं ज़्यादातर इनकंप्रेसिबल होते हैं, और कंप्रेसिबल आपकी गैसेस होती हैं. तो इनकंप्रेसिबल में जैसे आपका वाटर आ गया, कंप्रेसिबल में आपका एयर आ गया. फिर आता है आपका लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो. लेमिनार फ्लो मैंने आपको बताया था कि जो एक लेयर बाय लेयर जो मेरा फ्लो चलता है, उस टाइप के फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं. और ये ज़्यादातर लो वेलोसिटी में ही आपको मिलेगा. जब आपकी वेलोसिटी कैसी होगी? बहुत ही कम होगी, तब आपको लेमिनार फ्लो मिलेगा. इसमें कोई रैंडम मोशन नहीं होगा. टर्बुलेंट में क्या होता है? ऐसे जिगजैग चलता है आपका. ये जो हमने दिखाया है, रेंडमनेस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर. तो इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. और ये कब होता है आपका? बहुत ही हाई वेलोसिटी. या हाई वेलोसिटी वैसे तो ये रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है, एक RE होता है आपका, वो डिसाइड करता है कि फ्लो मेरा टर्बुलेंट है या लेमिनार है. अगर RE मेरा लेस देन 2000 है इंटरनल फ्लो के केस में, ये दोनों के केस में अलग रहता है, तो उसको मैं लेमिनार बोल देता हूँ. अगर ग्रेटर है तो मेरा टर्बुलेंट में हो जाता है. इनके बीच में एक ट्रांजिशन भी आता है, ट्रांजिशन, बट उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो. फिर आता है आपका स्टेडी वर्सेस अनस्टेडी फ्लो. स्टेडी वर्सेस अनस्टेडी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. dV/dt वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरा स्टेडी स्टेट होगा. यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, वो केवल स्पेस के साथ चेंज कर रही है. दो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे सिस्टम, एक डेल्टा x, एक डेल्टा t. ये है मेरा स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है मेरा टेम्पोरल या टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो वो इसके हिसाब से और इसके हिसाब से जब कोई चीज़ दोनों के हिसाब से चेंज होगी तो वो मेरी अनस्टेडी होगी. और अगर इसके केवल स्पेस के हिसाब से चेंज हो रही है तो मेरा स्टेडी होगा. फिर बहुत से लोग क्या है, यूनिफॉर्म वर्सेस स्टेडी में कंफ्यूजन रहती है कि दोनों सेम ही है क्या. ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है. यूनिफॉर्म फ्लो के केस में आपका जो फ्लो होगा वो स्पेस के साथ भी नहीं चेंज करेगा, यानी कि हर एक पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी. सेम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ भी 2 2 2 2, इसको बोलेंगे मैं यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म क्या होता है? एक समान दिखने में. अब अगर मैं इस यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ तो 2 2 2 है, और स्टेडी की बात करता हूँ तो मेरा ऐसे भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7. और अनस्टेडी क्या होगा? अनस्टेडी मेरा यहाँ पर भी एक 2 हो सकता है और फिर 3 हो सकता है, एक ही पोजीशन पे अलग अलग हो सकती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. तो ये आपका इस टाइप से हो गया. फिर आता है आपका विस्कस वर्सेस इनविसिड फ्लो. इनविसिड फ्लो कैसे होते हैं आपके?
इस टाइप का हमने इनविसिड फ्लो हमने एग्जाम्पल एजम्पशन बर्नौली में लिया हुआ था, तो उस टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। और विस्कस में जहाँ विस्कोसिटी डोमिनेट करती है, यानी कि आपका जो विस्कोसिटी है ये आपका एक तरीके से रियल की तरफ जा रहा है, रियल फ्लूइड जो होते हैं। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंस है, यानी कि आपका यहाँ पर अगर इनविसिड की बात करूँ तो फ्रिक्शन मेरा 0 है लेयर्स के अंदर। जैसे हमने ये लेयर बनाई है, इन लेयर्स का आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ। और ये इस टाइप का फ्लो जो है इनविसिड फ्लो या विस्कस फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर मिलता है, जो फ्लो मेरा बिल्कुल क्लोज होगा सरफेस से, वो उस टाइप के फ्लो को हम विस्कस ही होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं इनविसिड, पर वो हाईली विस्कस होता है। सो इनविसिड होता है जो कि एक सरफेस से, सॉलिड सरफेस से बहुत दूर होता है। तो इस यहाँ पर आप ये एजम्पशन काफ़ी हद तक वैलिड हो जाता है। तो ये हो गए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब देख लेते हैं डायनेमिक लिफ्ट। सो डायनेमिक लिफ्ट के साथ साथ हम ड्रैग भी देखेंगे, क्योंकि दोनों साथ ही चलते हैं, लिफ्ट और ड्रैग। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया डायनेमिक लिफ्ट और ड्रैग का एप्लीकेशन एक्सटर्नल फ्लो में होता है। और उसके एक्सटर्नल फ्लो के एप्लीकेशंस क्या है, ऑटोमोबाइल, कार में होता है, आपका एरोप्लेन में होता है। एरोप्लेन की जो विंग्स है, जो उसका फ्यूजलाज का जो शेप है, वो डायनेमिक लिफ्ट हमें वहाँ पर चाहिए, तो इसका एप्लीकेशन हमारा ये हो गया। फिर आपके टर्बाइंस हो गए, जो पावर प्लांट के अंदर टर्बाइंस यूज होते हैं, उस टाइप के। सो एक्सटर्नल फ्लो यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है और उसका हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एक बेटर डिजाइन के लिए। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लिफ्ट और ड्रैग, दो चीज़ें हैं आपके एनसीईआरटी में, केवल ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से, केवल ये दिया है। बट हमें इसको साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर हम खाली ड्रैग पढ़ेंगे। तो लिफ्ट द कंपोनेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल शियर फोर्सेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द फ्लो टेंड टू मूव द बॉडी इन दैट डायरेक्शन एंड देयर सम इज कॉल्ड लिफ्ट। तो ये कहना क्या जा रहा है, द कंपोनेंट ऑफ प्रेशर। अब अगर मैं इस एक एयर फॉइल की बात करता हूँ, इस टाइप का है, और यहाँ से मैं इसके ऊपर एयर फ्लो करा रहा हूँ। जब मेरा एरोप्लेन मूव करता है तो उसकी सरफेस पे क्या है, एयर मूव करती है। तो यही वो एयर है जो उसकी सरफेस पे मूव कर रही है, और वो ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल जाती है। तो उसकी सरफेस पे दो कंपोनेंट बनते हैं, एक होता है अलोंग दी फ्लो डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन ये थी, और एक नॉर्मल टू दी फ्लो डायरेक्शन, एफ एल को से हम उसको डिनोट कर रहे हैं, और ये एफ डी से, और इनका एक रिजल्टेंट बना मेरा एफ आर। सो ये कह रहा है कि नॉर्मल इन दी डायरेक्शन नॉर्मल टू दी फ्लो, ये है मेरा नॉर्मल, इस डायरेक्शन का नॉर्मल ये हुआ। तो यानी कि ये वाला जो आपका फोर्स है, ये इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे खींच रहा है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। ये ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये इधर की तरफ को निकाल रहा है इसको। इधर की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये जो एफ डी है, ये आपका ड्रैग फोर्स है, और ये एफ एल जो है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये आपका लिफ्ट फोर्स है। और एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वॉल शियर फोर्स। दो तरीके के फोर्स हैं यहाँ, कॉम्पोनेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल शियर। ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये कॉम्पोनेंट किसका है, वॉल शियर का। यहाँ इसकी जो वॉल है उसकी शियरिंग जो हो रही है एयर की और वॉल की, उसका कॉम्पोनेंट एफ एल, और ये एफ डी। अब एक प्रेशर का कॉम्पोनेंट कैसा आएगा कि जब आप बहुत हाई वेलोसिटी से यहाँ पर एयर जा रही है, तो नीचे की वेलोसिटी मेरी अगर ज़्यादा है, तो एज पर बर्नौली के हिसाब से अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मेरा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसको P1 से डिनोट करता हूँ, और ये मेरा P2, यहाँ पर P1 है और वहाँ पर P2 है, तो P1 मेरा लेस है P2 से, अगर नीचे वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर नीचे वेलोसिटी कम है तो P1 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और यही वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ये नहीं चलती है इसमें, एरोप्लेन में ये वाली कंडीशन चलती है जब नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि वेलोसिटी मेरी कम होती है। V1 मेरा कम है तो P1 मेरा ज़्यादा है। जब ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर है और यहाँ पर कम है, तो ये इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। हमारा कोई भी चीज़ उड़ती कैसे है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अगर मेरा बैलून ऊपर उड़ रहा है, तो जब मैं उसकी खोलता हूँ, नीचे की तरफ एयर जाती है, तो नीचे क्या है, मेरा वेलोसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, वो कम हो जाती है, और ऊपर की तरफ मेरी ज़्यादा होती है उस सरफेस के, तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। अब अगर मैं कार की बात करूँ, कार के शेप्स जो हैं पहले इस टाइप से होते थे, ज़्यादा एरोडायनेमिक नहीं बनते थे वो। अब क्या है, अब कार के शेप्स कुछ इतने अच्छे आने लगे हैं, एरोडायनेमिक बना दिया उनको। एरोडायनेमिक बनाने से क्या हुआ, जो इसकी सरफेस पे अब एक फ्लो इतना स्मूथ जाता है कि जो ड्रैग है मेरा, ड्रैग कौन सा था, इस डायरेक्शन का, वो ड्रैग बहुत कम कर दिया। इस वाले शेप में ड्रैग बहुत ज़्यादा था। ड्रैग अगर ज़्यादा होता है तो फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, फ्यूल कंजप्शन इंक्रीजेस अगर ड्रैग ज़्यादा होगा। तो ड्रैग अलोंग द फ्लो, लिफ्ट
नॉर्मल टू द फ्लो। अब आप सोच रहे होंगे इसमें लिफ्ट कहाँ है। लिफ्ट इसमें इतना सिग्निफिकेंट होता नहीं है क्योंकि ये गाड़ी चलाने के लिए बनी है और इसके नीचे एयर जाने का और इतनी हाई स्पीड या लो स्पीड का डिफरेंस बनता नहीं है, तो इसीलिए लिफ्ट हमें चाहिए भी नहीं और इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। हम चाहते हैं कि लो ड्रैग रहे इसमें। लिफ्ट हमें एरोप्लेन के केसेस में चाहिए। यहाँ पर आपको सिमिलरली यही सेम डायग्राम यहाँ पर समझाया है। ये इसकी सरफेस पे क्या लग रहा है, प्रेशर, इक्वल प्रेशर इस बॉटम पे, फिर टॉप पे एक प्रेशर लग रहा है। इसको अगर मैं सिमेट्रिक कर दूँ इस टाइप से, अगर नीचे की वेलोसिटी मेरी क्या है, अगर नीचे की वेलोसिटी कम है ऊपर के मुकाबले, ऊपर हाई वेलोसिटी चल रहा है, अगर ये वेलोसिटी कम है तो P1 मेरा ज़्यादा होगा। P1 ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, ये इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगा और मेरा प्लेन हवा में चला जाएगा। और ये किसकी वजह से, बर्नौली, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस GZ इक्वल्स टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस GZ2। यही है ना आपकी बर्नौली इक्वेशन। अगर मेरा V1 मेरा कम होगा तो क्या होगा, मेरा P1 ज़्यादा होगा। इसके हिसाब से ही ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। मतलब पार्ट ऑफ द एरोडायनेमिक्स यू कैन डिफाइन विद द हेल्प ऑफ बर्नौली, नॉट कंप्लीटली पर पार्टली आप कर सकते हैं। डायनेमिक लिफ्ट एज पर एनसीईआरटी भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या डेफिनेशन दिया हुआ है डायनेमिक लिफ्ट का। द डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट ऑन ए बॉडी सच एज एयरप्लेन विंग, जो हमने अभी बनाई थी। अ हाइड्रोफॉयल, जो कि पानी वाला ये केस बता रहा है, और ए स्पिनिंग बॉल, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है उसमें स्पिन कराते हैं टर्न कराने के लिए, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन थ्रू ए फ्लूइड। जब एक फ्लूइड की उस फ्लूइड क्या है आपका, जब मोशन में है तो आपका एक स्पिनिंग बॉल है, हाइड्रोफॉयल है, एयरप्लेन विंग है, तो उनकी सरफेस पे इसके मोशन की वजह से एक फोर्स लगता है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है ऊपर की तरफ। उस फोर्स को हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट एज पर एनसीईआरटी। अभी हम एरोप्लेन की अगर बात करें, एरोप्लेन मेरा इस टाइप से रहता है और इसकी ये विंग्स रहती हैं। कैसा शेप रहता है उनका, एरोडायनेमिक। ये जो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे यहाँ से, तो ये क्रॉस सेक्शन इस टाइप से आपको दिखेगा। इसी को बोलते हैं हम एयरफॉयल या एरोफॉयल। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसका किस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके नीचे जो है एक प्रेशर बने जो कि बहुत ही ज़्यादा हो, नीचे की तरफ, यहाँ पर बॉटम में, इसके बॉटम में, तो बॉटम में प्रेशर ज़्यादा हो, यानी कि नीचे वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो इसका शेप इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि नीचे की तरफ आपकी वेलोसिटी कम रहे और ऊपर बहुत ज़्यादा रहे, तो ये इसको लिफ्ट दे देता है। अब एक स्पिनिंग बॉल की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पिनिंग बॉल मतलब ये एक बॉल है मेरा, अगर मैं इसका सीम पोजीशन देखूं, सीम मतलब जो यहाँ पर सिलाई लगी होती है आपकी, तो क्या होता है कि जब वो हम उसको फेंकते हैं तो वो इस तरीके से रोटेट कर देती है, सिलाई उसकी ऐसे घूम जाती है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, जो एयर इसकी सरफेस पे है, जो इसकी एयर जो इसकी सरफेस से टच में आती है, तो वो एयर को कैरी करके लेके जाता है और उसको टर्न कर देता है। जो यहाँ पर ये भी बोल रहा है मोशन थ्रू है फ्लूइड, स्पिन कर रही है एक फ्लूइड के थ्रू, यानी कि एयर के थ्रू। तो वो जो एयर है इसके ऊपर एक डायनेमिक लिफ्ट लगा देती है। So we have three diagrams, first, second and third. This is as per your NCERT. मैंने NCERT में से ये बनाया है आपको समझाने के लिए डायनेमिक लिफ्ट। ये तो एक जेनरिक था, ये डेफिनेशन भी आपका NCERT में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक आपकी बॉल है, बॉल मूविंग विदाउट स्पिन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए इसको। जब आपकी बॉल के अंदर स्पिन नहीं हो रहा है, एक स्टैटिक है उसकी पोजीशन, मतलब अगर मैं कहूँ कि बॉल जो है वो इस तरीके से एक मोशन में जा रही है, या बॉल को मैंने एक जगह रख दिया, उसके ऊपर एयर फ्लो हो रही है। देखो दो चीजें हैं, या तो बॉल को फेंक दो या एयर को उसके ऊपर फेंक दो उतनी ही स्पीड से, तो बोथ आर सेम थी। तो यहां पर क्या है, बॉल मेरी स्टैटिक रखी है और इसके ऊपर मेरी एयर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ऊपर की और नीचे की जो वेलोसिटी है ये दोनों सिमेट्रिक है। अगर आप इसको बीच में से काट दें, अगर मेरी बॉल स्पिन नहीं होगी, अपनी ही एक्सिस पे ये रोटेट नहीं करेगी, जैसे कि आपने क्रिकेट बॉल में देखा है कि वो जब हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल घूमती है, वो बोलते हैं कि सीम पे बॉल घूम रही है, या कोई स्पिनर जब बॉल कराता है तो वो ऐसे घूमती हुई जाती है, बट यहाँ पर घूम नहीं रही है। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो ऐसी ही है, बस उसके अंदर एक जो मैंने फोर्स से फेंका उस फोर्स से वो जा रही है, बट घूम नहीं रही है। उस केस में क्या होगा कि टॉप और बॉटम की जो वेलोसिटी है दोनों में सेम होगी।
अगर दोनों में सेम होगी, यहां पर भी और यहां पर भी वेलोसिटी सेम होगी, तो आपका प्रेशर भी सेम होगा एज पर बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। सो बेसिकली डायनेमिक लिफ्ट को आप बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली बट पार्टली आप इसको बर्नौली इक्वेशन की, बर्नौली थ्योरम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि अब हम यहां पर कर रहे हैं कि जब टॉप पे और बॉटम पे दोनों में सिमेट्री होगी, सिमेट्री का मतलब आपकी वेलोसिटी जो है यहां पर भी v1 है और यहां पर भी v1 है, तो आपका p1 यहां पर भी p1 होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन बहुत ही स्मूथ और नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन है कंपेयर टू बॉटम। बॉटम में आपकी स्ट्रीम लाइन कम है, तो इसका कहने का मतलब यह चीज, जब बॉल मेरी स्पिन कर रही है और मेरा अगर ये सरफेस रफ है, मतलब एक खुरदुरा सरफेस है, जैसे कि क्रिकेट में कई बार बोल देते हैं कि पुरानी हो गई है बॉल, अब ये स्पिन करेगी अच्छे से, या टर्न होगी अब ये, तो वो उसका कहने का मतलब ये कि जितनी ज्यादा रफ होगी उतनी ज्यादा वो एयर अपने साथ लेके चलेगी। आपको खुरदुरी सरफेस हो गई है तो वो क्या करेगी, अपने साथ एयर बहुत ज्यादा लेके जाएगी, और ये अगेंस्ट दी एयर मूव कर रही है मेरी बॉल जो है। तो क्या है इस केस में, जब ये क्लॉकवाइज मोशन है तो ऊपर की जो वेलोसिटी है, यहां पर टॉप की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर नीचे की v2 है तो v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर v1 ज्यादा हुआ तो यहां पर आपका p1 कम हो जाएगा एज पर बर्नौली इक्वेशन, p2। अगर नीचे का p2 ज्यादा हो गया तो क्या होगा, बॉडी लिफ्ट करेगी इस तरीके से, मतलब आपको एक मोशन मिलेगा। नीचे का p2 ज्यादा है, ऊपर का कम है, तो नीचे से ऊपर की तरफ को एक मोशन मिलेगा। सो इस वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से आपको एक मोशन मिल गया ऊपर की तरफ को, एक फोर्स मिल गया, या हाँ आप एक फोर्स मिल गया, और वो फोर्स को आप बोलते हो डायनेमिक लिफ्ट। यहां पे हमने क्या लिखा था डेफिनेशन, डायनेमिक लिफ्ट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी सच एज एयरप्लेन विंग और अ स्पिनिंग बॉल। ये एक स्पिनिंग बॉल थी और इसके अंदर जब ये मोशन में थी तो एक फोर्स इसकी तरफ ऊपर की तरफ लगा, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। ऐसा यहां पर नहीं था बिकॉज वेलोसिटी ऊपर की और नीचे की सेम थी, यहां कोई लिफ्ट नहीं होगा। अब इस इफेक्ट को हम एक नाम दे दिया गया, द डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग, उसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नस इफेक्ट। स्पिन की वजह से जो लिफ्ट इसको मिल रही है उसको इंपैक्ट को हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। और ये खाली बॉल में नहीं है, ये सब जगह है। जिस भी आप बॉडी को फेंकेंगे वो आपको दिखेगा कि उसके ऊपर की तरफ वो जा रही होगी या नीचे की तरफ वो आ रही होगी। तो जहां पर भी उसकी वेलोसिटी अगर टॉप पे ज्यादा है तो टॉप पे अगर ज्यादा है वेलोसिटी तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, अगर टॉप पे कम है और नीचे मेरी ज्यादा है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि मेरा बॉडी कैसी है, किस टाइप की बॉडी है, ब्लंट बॉडी है, एरोडायनेमिक बॉडी है, किस टाइप की वो बॉडी है। अब इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ये क्या कहता है। ठीक है, सिमिलर केस आपका यहां पर भी है एरोफॉइल में। जब ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है मेरा प्लेन, ऐसे प्लेन मेरा चल रहा है, ये चल रहा है मेरा प्लेन, ठीक है। जब ये मेरा हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो इसको भी एक डायनेमिक लिफ्ट मिलती है ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पर ये वाला केस बनता है, v1 ऊपर ज्यादा हो जाता है, v2 नीचे, सो p1 यहाँ पर मेरा ज्यादा हो गया,
V1 अगर मेरा ग्रेटर देन V2 है, सो P1 मेरा लेस देन P2 होगा। P2 ज़्यादा है तो P2 यहाँ से ज़्यादा नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो प्रेशर क्या करेगा इसको, ये एक फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। तो यही है आपके वैसे सिलेबस में, और डिटेल में इसको हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ये आपका डायनेमिक लिफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंपोनेंट ऐसे भी तो है जो मेरा ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। हाँ, तो हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट लिफ्ट होगा और ये अलोंग दी फ्लो जो होगा वो ड्रैग होगा, ड्रैग। इसीलिए मैंने शुरू में आपको ड्रैग पढ़ाया था, ड्रैग वर्सेस लिफ्ट। अलोंग दी फ्लो ड्रैग, जब आप सामने से फील करते हैं, कार के अंदर बैठे हैं, मुंह बाहर निकालेंगे तो आपके मुंह पे क्या लगेगा, ड्रैग।